Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahid Raza. Today we are going to discuss very important topic and that is research problem. As a researcher, कोई भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो या उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो फ्यूचर में आपने करनी हो वो रिसर्च, तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम बेहतर और बेहतरीन तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो आप रिसर्च करने का इरादा रखते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस रिसर्च को बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम ठीक तरह से फार्मूलेट ना कर पाएँ, उसको स्टेट ना कर पाएँ, उसको सिलेक्ट ना कर पाएँ प्रॉपरली, और आपको पता ना हो कि सोर्सेज क्या हैं उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो अगर आप ये नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आप जो टाइम लगा रहे हैं, आप जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं अपने रिसर्च पे, तो वो ज़ाया हो सकते हैं। यानी वो वक्त आपका ज़ाया हो सकता है, वो रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो मतलूबा नताइज जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके रिसर्च के वो अचीव ना कर पाएँ आप। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बेस है किसी भी रिसर्च की, कि जिसके ऊपर रिसर्च का इन्हसार होता है और रिसर्च आप करते हैं उस बेस के ऊपर, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम है। तो रिसर्च प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है हर रिसर्चर के लिए कि वो उसको जान पाए कि इसका प्रोसीजर क्या है, वो टेक्निक्स क्या हैं, वो सोर्सेज क्या हैं, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं, ताकि उसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा हो सके। जो आप टाइम लगाएंगे, जो आप रिसोर्सेज लगाएंगे, जो आप उसमें अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ उसमें आप लगाएंगे रिसर्च करते हुए, तो उसका प्रॉपर यूज़ हो सके और उसका एडवांटेज आपको मिल सके, उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। तो इसी के हवाले से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, वो टेक्निक्स क्या हैं, वो रूल्स क्या हैं जो एज ए रिसर्चर आपको पता होनी चाहिए एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसको आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, और एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से दो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका इल्म होना चाहिए उसे, और उसके माइंड में होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाए कि दो टर्मिनोलॉजीज़ में बुनियादी डिफरेंस क्या है। और वो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक को कहते हैं टॉपिक और दूसरे को कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो टॉपिक ब्रॉडर फील्ड है, एक ब्रॉडर एरिया है, उसका स्कोप वसी है, और उसको जब आप हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक स्मॉलर यूनिट में तकसीम कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं उस टॉपिक को, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। तो हम कह सकते हैं कि टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम में बुनियादी डिफरेंस ये है कि जो टॉपिक है वो एक जनरल ब्रॉड एरिया होता है, और उसको जब आप नैरो डाउन करते हैं तो नैरो डाउन करने के बाद आप उसको लिमिटेड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। यानी ब्रॉडर फील्ड था, उसका स्कोप ज़्यादा था, ब्रॉडर एरिया था, दैट वाज टॉपिक। और टॉपिक को जब आपने नैरो डाउन किया और उसको आपने छोटा कर दिया, उसको आपने लिमिटेड कर दिया, उसका स्कोप दायराकार आपने महदूद कर दिया, और किसी एक मुख्तसर से यूनिट के ऊपर उसी में से आप रिसर्च करने का सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक ब्रॉडर टॉपिक है, एक वसी टॉपिक है, जिसके ऊपर रिसर्चर शायद टाइम लगे, उसको रिसोर्सेज ज़्यादा उसके ऊपर लगें, और शायद वो सारे एरियाज़ को कवर ना कर पाए अपनी स्टडी में, उसके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, और देयर आर सो मेनी लिमिटेशन जिसकी वजह से वो इतने ब्रॉड टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि वो जनरल टॉपिक से जो ब्रॉडर एरिया था उसको नैरो डाउन करता है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन जिसे हमने ब्रॉडर एरिया कहा, जिसे हमने टॉपिक कहा, और उसको नैरो डाउन करते हुए उसको यूँ कह सकता है कि सपोर्ट सर्विसेज इन डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो उसमें से एक चीज़ उसने सिलेक्ट की, दैट इज़ सपोर्ट सर्विसेज। डिस्टेंस एजुकेशन में कौन सी सपोर्ट सर्विसेज हैं, इसके ऊपर वो रिसर्चर काम करना चाहता है। तो ये जो उसने सिलेक्ट किया है नैरो डाउन करते हुए उस ब्रॉडर टॉपिक से, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। सो देयर आर सम स्टेप्स इन रिसर्च प्रॉब्लम।
इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि आप एक डिफ़िकल्ट फील करते हैं, फेल्ट डिफ़िकल्टी जिसे कहा जाता है, कि आप एक डिफ़िकल्टी फील करते हैं किसी भी फील्ड के हवाले से, किसी भी एरिया के हवाले से। आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कोई डिफ़िकल्टी है, उसके हवाले से आप काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो फेल्ट डिफ़िकल्टी, और उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आप उसको फिर स्टेट करते हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम को लिखते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से। अब हम कुछ सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक रिसर्चर को इन सोर्सेज का इल्म होना चाहिए कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से वो रिसर्च प्रॉब्लम ले सकता है। तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासरूम सिचुएशन है, यहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कम्युनिटी है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, वहाँ से आप प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं। एकेडमिक एक्सपीरियंस है, यहाँ से भी आप रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। थ्योरी है और डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, उसके लिए लिटरेचर रिव्यू आपकी हेल्प कर सकता है। आप लिटरेचर को रिव्यू करने से रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं, जो पहले काम हो चुका है, जो रिसर्चेज हो चुकी हैं, जो स्टडीज़ कर चुके हैं लोग, तो इन स्टडीज़ को जब आप रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो एग्जिस्टिंग गैप्स आपको मालूम होंगे जो पहले रिसर्च स्टडीज़ में एड्रेस नहीं किए गए। तो उन एग्जिस्टिंग गैप्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे और वहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपकी हेल्प कर सकती है और वो आपको प्रॉब्लम बता सकती है डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो अब हम देख लेते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहली खसूसियत हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी फिजिबल फॉर रिसर्चर्स। कि रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि जो रिसर्चर्स के लिए फिजिबल हो। अब फिजिबल किसे कहेंगे और कैसे फिजिबिलिटी हम मालूम कर सकते हैं, तो इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो फिजिबिलिटी के हवाले से सबसे पहले आप ये उसमें देखेंगे कि रिसर्चर की कॉम्पिटेंस क्या है, यानी रिसर्चर जो रिसर्च करने जा रहा है वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग रखता है रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से। तो इस हवाले से आप देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, वो स्किल भी रखता है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, वो जानता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को समझता है और तमाम प्रोसीजर्स के बारे में मालूमात हैं उसके पास, तो उसका कॉम्पिटेंस लेवल अच्छा है। तो इस तरह से आप रिसर्चर का कॉम्पिटेंस चेक कर सकते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा, फिजिबिलिटी के हवाले से आप ये चेक कर सकते हैं कि रिसर्चर के पास इंटरेस्ट और मोटिवेशन, एंथुसियाज्म किस हद तक है, यानी वो रिसर्चर इस रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से और जो रिसर्च प्रॉब्लम को ले रहा है, जिसके ऊपर काम करना चाहता है, उसके हवाले से वो कितना इंटरेस्टेड है, कितना एंथुसियास्टिक है, कितना मोटिवेटेड है। तो जितनी दिलचस्पी उसकी ज़्यादा होगी, जितना मोटिवेटेड होगा, एंथुसियास्टिक होगा, तो वो बेहतर से बेहतर रिसर्च कर पाएगा। अगर उसकी इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है और अगर वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा उसकी रिसर्च स्टडी के ऊपर और वो रिजल्ट्स और ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाह रहा था, जिसके लिए वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा था, वो डेफिनेटली वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो बुनियादी तौर पर उसकी इंटरेस्ट, उसकी मोटिवेशन और एंथुसियाज्म ये बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च प्रॉब्लम की खसूसियात में उसकी करैक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि रिसर्चर के पास इंटरेस्ट होनी चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए, वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए, और अगर ये तीनों चीज़ें उसके अंदर हैं, देन डेफिनेटली ही विल डू परफेक्ट रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिटी के हवाले से है कि जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर एंड क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली फार्मूलेटेड। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से है सिग्निफिकेंट, कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं या आप सोच रहे हैं फ्यूचर में उसके बारे में काम करने के हवाले से, या आप रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हैं या रिसर्च प्रपोज़ल बना ली आपने, तो उसके बाद आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को
आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फार्मूलेट करेंगे, उसको स्टेट करेंगे। तो इस हवाले से आप एज ए रिसर्चर एक पॉइंट जहन में रखेंगे, दैट इज़ सिग्निफिकेंस, कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि जो काम आ सके, उसके जो रिज़ल्ट आए काम करने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल हो सकें, फ़ायदा दे सकें। तो दैट शुड बी सिग्निफिकेंट। रिसर्च प्रॉब्लम की जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़रूरी है, और इसका भी ख्याल रखना एक रिसर्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ एथिकल। यानी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप ले रहे हैं या उसको सिलेक्ट करने के बारे में गौर कर रहे हैं वो एथिकल होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए। और उसके जितने भी एथिकल कंसर्न्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उसको आपने फॉलो करना है एज ए रिसर्चर। यानी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसमें अपने सब्जेक्ट्स को, आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो लोग आपकी स्टडी में शामिल हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली आपने जाना है, डाटा लेने के लिए जाना है। तो आपने उनको फिज़िकली, साइकोलॉजिकली थ्रेट नहीं करना, हार्म नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने उनको रेस्पेक्ट देनी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तो हमने डिस्कस किया कि एथिकल होना चाहिए आपका रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये भी बहुत ज़रूरी करैक्टरिस्टिक्स है रिसर्च प्रॉब्लम की। अगली जो खसूसियत है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम की वो है रिसर्चेबल। यानी जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं या उसको काम करने के बारे में गौर कर रहे हैं, दैट रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी रिसर्चेबल, कि वो रिसर्चेबल होना चाहिए। आप अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम और वक्त के हवाले से उसको मुकम्मल कर पाएँ, विद इन टाइम लिमिट मुकम्मल कर पाएँ। ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपके पास वो महारत होनी चाहिए, वो आपको तरीके आने चाहिए डाटा एनालिसिस के, डाटा कलेक्शन के, और तमाम प्रोसीजर एज ए रिसर्चर आपको पता होना चाहिए उसको करने के हवाले से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसर्चेबल। तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने जहन में रखना है कि वो रिसर्चेबल होना चाहिए। So the next point related to characteristics of research problem is innovative or innovation। यानी हम कह सकते हैं कि इनोवेशन न्यूनेस, एक नयापन, जिसको आप जिद्दत कहते हैं, एक नई चीज़ आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं कर रहे आप एज ए रिसर्चर। आप वो काम नहीं कर रहे कि पहले काम हो चुका है और आपने एज इट इज़ उसको फिर से कर देना है। ऐसा तो रिसर्च में नहीं होता। रिसर्च में आपने कोई नई चीज़ लेके आनी होती है, न्यूनेस होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, एक जिद्दत होनी चाहिए। तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जो आप सिलेक्ट करेंगे दैट शुड बी इनोवेटिव। एक आपका अपना आइडिया होना चाहिए, एक डिफरेंट होना चाहिए। जो पहले काम हो चुके हैं उसमें जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं और जिस एंगल से पहले लोग काम कर चुके हैं, अब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका एंगल डिफरेंट होना चाहिए, आपका तरीक़ेकार डिफरेंट होना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। एक नई चीज़, एक नयापन, एक जिद्दत पसंदी और इनोवेशन आपके काम में नज़र आनी चाहिए। सो योर रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी इनोवेटिव। तो ये भी एक खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम की। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे कर सकेंगे आप, इसके हवाले से अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक जनरल ब्रॉड एरिया होता है जिसको हम टॉपिक बोलते हैं, और उसको नैरो डाउन करते हैं आप, ताकि आप अपने टाइम, रिसोर्सेज, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, आप जितना जानते हैं उसके हवाले से आप नैरो डाउन करते हैं, और फिर एक सब डिवाइड करने के बाद उस एक ख़ास एरिया को आप लेते हैं और उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को जनरल ब्रॉड एरिया से नैरो डाउन करते हुए एक रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ लेके आते हैं, और फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक ब्रॉड एरिया की, दैट वाज डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक ब्रॉड एरिया है, इसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इसको नैरो डाउन कर सकते हैं ताकि आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर लिमिटेशंस, रिसोर्सेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज़।
तो आइए उसको देख लेते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन एक जनरल और ब्रॉड जो एरिया है उसको आप किस तरह से नैरो डाउन करके डिफरेंट एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से कोई एक टॉपिक आप रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे ले सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए इसे देख लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक जनरल ब्रॉड एरिया को आप नैरो डाउन करते हुए बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज के हवाले से और टाइम लिमिट के हवाले से और अपनी स्किल्स के हवाले से उसमें से मतलूबा जो टॉपिक है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप रिसर्च प्रॉब्लम कहेंगे, क्योंकि आपने अब इसको नैरो डाउन कर लिया है और उसके ऊपर आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है और इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से, दैट इज़ रेज योर रिसर्च क्वेश्चंस। अब आपने रिसर्च क्वेश्चन रेज करने हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं आपने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो कैसे आप रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं और किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। हाउ डू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू डिस्टेंस एजुकेशन, ये क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। एक जो ब्रॉड एरिया था उसमें से आपने फिर नैरो डाउन करके एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया था और अब आप रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं उसके ऊपर। और आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि टीचर्स और स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये एक क्वेश्चन बना लिया आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, इज़ देयर एनी जेंडर डिफरेंस इन डिस्टेंस एजुकेशन, यानी आपने एक और सवाल इसमें बनाया कि क्या डिस्टेंस एजुकेशन में कोई जेंडर डिफरेंस है या जेंडर बायसनेस है या नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का एक्सेप्टेंस लेवल क्या है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स और इट मे बी रिलेटेड टू टीचर्स। क्या टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज क्या है, उसका लेवल क्या है। ये भी एक क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं और बना सकते हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाने हैं वो जो आपने क्वेश्चन डिज़ाइन किए थे उन क्वेश्चन से ग्रो करेंगे, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एजुकेशन। आप ये जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से टीचर्स का और स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है और किस हद तक है, क्या वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो आपने डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, फार्मूलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ असेस योर ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं आपने अब उसकी फिजिबिलिटी के हवाले से भी देखना है कि तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिज़ाइन किए हैं, जो आपने फार्मूलेट किए हैं, क्या वो अचीवेबल हैं या नहीं हैं। इसके हवाले से आप फिजिबिलिटी देखेंगे उसकी, और इसके हवाले से आप देख सकते हैं कि उसके हवाले से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं क्या आप अपने मतलूबा टाइम में उसको मुकम्मल कर पाएंगे, क्या आपके पास वो स्किल्स, वो एक्सपर्टीज़ और वो महारत मौजूद है एज ए रिसर्चर कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। तो इस हवाले से भी आप फिजिबिलिटी देखते हैं, और इसके साथ साथ आप फिजिबिलिटी देखते हुए ये भी देखते हैं कि आपके पास मतलूबा रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो वसाइल दस्तयाब हैं कि जो ज़रूरी हैं रिसर्च करते हुए ताकि आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब हो सकें। एंड द फाइनल स्टेप लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ डबल चेक। उन तमाम स्टेप्स को जो आपने शुरू से आखिर तक रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से देखे हैं, किए हैं, उनको एक मरतबा आपने फिर से देखना है। यहाँ पे सवाल ये है कि डबल चेक क्यों करें। डबल चेक इसलिए करें ताकि वो तमाम प्रोसीजर जो भी रिसर्च प्रॉब्लम का था, जो एज ए रिसर्चर आपने देखा है और जिसके बारे में आपने शुरू से फ्रॉम ए टू जी आपने उसके ऊपर गौर किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो फाइनली आपने ये देखना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं रह गई। और अल्टीमेटली अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम ठीक सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्यूरेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इन द लॉन्ग रन फ्यूचर के हवाले से जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं
उस रिसर्च के रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे और जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हुए थे उन ऑब्जेक्टिव्स को आप बेहतरीन तरीके से अचीव करने के काबिल हो सकते हैं।